देखो, हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। सम, धन, धी। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। सम, धन, धी। ठीक है। सम, धन, धी। देखो, अगर असंधि, देखो संधि उसे कहते हैं जो किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, इन दोनों में मिलकर के जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म, आधा म है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ध, ध। ठीक है भाई, ई की मात्रा वो तो इधर है ना, ध। और देखो, ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तब और साफ से बताएंगे। तो व्यंजन संधि कहती है कि अगर माँ के बाद, अगर कोई माँ के बाद धा से ले सॉरी का से लेके माँ तक, अगर माँ वर्ण के बाद अगर कोई का से लेके माँ तक कोई वर्ण आता है तो उस माँ का या तो अनुसार बदला, या तो माँ को अनुसार में बदलो, या माँ को पांचवें सामने वाली माँ के सामने कौन है? द, तो सामने के पांचवें में बदलो। तो देखो, माँ को या तो अनुसार के हिसाब से बना सकते हो या माँ को फिर पांचवा सामने के पांचवें में। ठीक है। तो दो, देखो हम उसको दो प्रकार से बदल सकते हैं, या तो अनुसार में बदलो या फिर सामने के पांचवें में। तो पहला प्रकार देखो, स, तो सा ले लिया, सर सा आ गया। देखो सा आ गया सर। फिर अब देखो, मान लेंगे, माँ की जगह पे हम क्या लेंगे? अनुसार। तो सर अनुसार ले लिया, अनुसार आ गया। अब इधर देखो, अब बदलाव कहाँ पे हो रहा है? सर बदलाव तो उसी में हो रहा है ना, इसमें ना तो उसमें बदलाव हुआ है ना इसमें बदलाव हुआ है, तो उसको जैसे कि तैसे रख देंगे धी। तो संधि। ठीक है, संधि एक प्रकार से हो गया। और दूसरे प्रकार से, अब इस जा प्रकार से तो मैंने संधि बना लिया। अब इस प्रकार से देखो, अगर माँ के बाद अगर कोई का से लेके माँ तक कोई वर्ण आए तो ये माँ सामने के पांचवें में बदल जाता है। तो माँ के सामने पांच कौन है? ध। सामने सामने कौन सा है? ध। तो धा का पांचवा कौन सा होगा? सर नानल होगा। देखो, ध न, तातर ताथन दादस दादनुस नानल, तो ना होगा। तो फिर माँ को नाम बदलेंगे, पांचवा सामने के पांचवें में, तो धा को नाम बदलो। देखो, स, धी। ठीक है, ना को इसमें लगा दो, धी, संधि। पर इसमें कोई बदलाव नहीं, तो सीधी सीधी संधि, तो संधि। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। देखो, व्यंजन व्यंजन जो संधि है, सॉरी जो संधि है, संधि का अर्थ क्या होता है? मतलब संधि का अर्थ क्या होता है? संधि क्यों पढ़ते हैं हम? तो संधि का अर्थ होता है मेल, मेल या मिलाप। ठीक है, मेल मतलब दो शब्दों को आपस में मिलाना, मिलाप, समझौता, समझौता कराना, मतलब दो अलग अलग पक्षों में, दोनों के मध्य क्या कराना? समझौता करवाना, दोस्ती करना। ठीक है, मित्रता करना, मित्रता। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता, मित्रता। समझ रहे हो मेरी बात? बिछड़े हुए मित्रों को मिलाने का काम कौन करता है? संधि करती है। ठीक है, तो मेल, मिलाप, समझौता, मित्रता, विलोम शब्द। ठीक है। अब देखो, संधि का जो विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द मतलब संधि का विलोम मतलब संधि का जो अर्थ होता है वो मेल होता है, मिलाप होता है, समझौता होता है, लेकिन उसके विपरीत क्या होगा? सर वो तो विच्छेद होगा, बिल्कुल विच्छेद होगा। विग्रह मतलब अलग अलग करना। ठीक है, भाई संधि का काम है मिलाना, तो इसका विलोम होगा मतलब उल्टा, तो विच्छेद करना, विग्रह करना, तो विग्रह यहाँ विच्छेद। समझ रहे हो मेरी बात? तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या मिलाप, समझौता या मित्रता। विलोम शब्द क्या हो गया? विग्रह या विच्छेद, विग्रह या विच्छेद। ठीक है सर। देखो, हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। यहाँ तो कोई दिक्कत? संधि का अर्थ मेल, मिलाप, समझौता, मित्रता। संधि का विलोम शब्द विग्रह, विच्छेद। संधि की परिभाषा, देखो परिभाषा क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है,
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में, किसमें, उच्चारण और लेखन में क्या करें, परिवर्तन करें, तो वो संधि कहलाती है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में, मतलब उच्चारण बोलने में और लिखने में, दोनों में क्या हो, परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन होता है तो वो संधि कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जैसे मैंने कहा कि पहले शब्द का, यही तो कहा मैंने, देखो कहाँ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है सर। दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये तो कहा मैंने। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये अंतिम ही तो है, पहला तो यहाँ पर होगा लेकिन अंतिम यह होगा, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण ये तो है, ये ना, बिल्कुल सर यही है। तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिल करके, क्या करके, मिल करके अगर ये बदलाव करते हैं, किसमें, उच्चारण और लेखन में दोनों बदलाव करते हैं, तो फिर इसी बदलाव को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि। आगे समझ में, पहले शब्द का पहला वर्ण, अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर मिल के बदलाव करते हैं, उस बदलाव को ही संधि कहते हैं। ये बदलाव क्या होगा, प्रधान संधि होगी। क्या होगी, प्रधान संधि। देखो, संधि भी दो प्रकार की होती है, लेकिन प्रधान संधि, गौड़ संधि कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। संधि आएगा डायरेक्ट, संधि के बस जो उपभेद वगैरह होते हैं डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, ठीक है। पर मैं बता दूंगा प्रधान संधि क्या होती है, गौड़ संधि क्या होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। समझ रहे हो मेरी बात? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर मिलने से, इन दोनों के मिलने से अगर बदलाव यहाँ पर होता था, तो वो प्रधान संधि थी। अगर इनके मिलने से बदलाव कहाँ पर हो रहा हो, यहाँ पर हो रहा हो, तो फिर वो गौड़ संधि कहलाती है। गौड़ संधि, कौन सी संधि, गौड़ संधि। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर, ठीक है। अगर देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर मिल करके, अगर यहाँ पे बदलाव आता है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यही क्या, इनके मिलने से अगर यहाँ पे बदलाव आता है, यहाँ पर आता है, तो फिर वो संधि कौन सी होगी, गौड़ संधि। गौड़ संधि, ठीक है। और अगर दोनों के मिलने से अगर बदलाव यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो फिर वो कौन सी संधि, प्रधान संधि। प्रधान संधि, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैंने कहा हिम, क्या कहा, हे मो, हिम। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, मैंने कहा हिम, एक मिनट रुको। देखो, मैंने कैसे कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अगर, अब नहीं बताओ मुझे, आप यूँ बताइए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है इसमें, आ, उस माँ में आ छिपा हुआ है। कैसे, देखो, अगर ये माँ है ना, तो समझ जाना कि उसमें आ छिपा हुआ है, मतलब माँ नहीं हो। तो अगर जी तो वह आधा माँ, अगर इस आधे माँ में अगर आ मिल जाए तो फिर वो पूरा माँ हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर आ होगा तो माँ हो जाएगा, ई होगा तो ई हो जाएगा, बड़ी ई होता बड़ी ऐसा, ठीक है। तो उसमें आ मिला हुआ है, और प्रथम दूसरे शब्द का पहला वर्ण उसमें आ है। अगर आ के बाद अगर आ आए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आ के बाद आ आए तो वो बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। तो उसमें से आ निकालो सर, निकाल लिया, उसमें से आ निकालो सर, आ निकाल लिया। अगर आ के बाद आ आए
तो आ के बाद अगर आए तो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है सर, आ बन जाता है, आ बन जाता है। तो बदलाव हमने यहीं पे किया, तो इधर लाओ, ये तो इधर क्या बचा, हिम, हिम कैसे बचा के इसमें से आ निकल गया, आ निकल गया ना, और इसमें से लय, इधर लय बचा, क्यों आ यहाँ पे निकाल दिया, आलय में से मैंने आ निकाल दिया तो आ तो आ गया, इधर लय बचा। ठीक है सर, वो आ और आ मिल करके आ बन गया। अब मिलाओ हिम, हिम, आ मिलाएंगे उसमें तो क्या बन जाएगा, माँ, हिमा, इधर क्या बचा, लय, तो हिमालय, हिमालय क्या हो गया, हिमालय। हिमालय का अर्थ क्या होता है, देखो हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, मतलब बर्फ का घर क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। समझ में आई, समझ में आई का नहीं आई। तो देखो इन यहाँ के दोनों, देखो यहीं पे तो बदलाव हुआ है। देखो मैंने कैसे कहा, अगर यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर यहाँ पर अगर कोई बदलाव होता है तो यहीं तो बदलाव हुआ है। तो ये हिमालय जो शब्द है वो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, प्रधान संधि का। लेकिन ये याद नहीं रखना है प्रधान प्रधान, वो मैं बता रहा हूँ खाली एक मोटा मोटा सा, ठीक है, प्रधान संधि का। जैसे अगर मैंने कहूँ राम, राम धन अयन, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उसमें आ छिपा हुआ है और उसमें आ है इधर, ठीक है। अगर स्वर के बाद अगर कोई स्वर आए तो वो स्वर संधि बन जाता है, स्वर संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। आ के बाद अगर आए तो आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आ, क्या बन जाएगा, आ। इधर क्या बचा हमारे पास, राम, ये हलंत बचा क्योंकि आ निकल गया उसमें से, और इसमें से आ निकल गया तो इधर क्या बचा, यन, यन बचा ना, यन बचा। और आ के बाद अगर आ आए तो आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रामा, देखो राम, इसमें आ बन जाए तो रामा, इधर यन, रामायण होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, रामायण, लेकिन बना क्या, रामायण, क्या बना, रामायण, क्योंकि उस ना का क्या बना दिया हमने, णा बना दिया, ना का क्या बना दिया, णा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी माना जाता है और ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण माना जाता है। पर लेकिन अगर दोनों आ जाए तो हमें दीर्घ संधि करना है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्यों माना जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अगर ना के बाद कोई री र स, अगर इनमें से कोई बढ़ा जाए तो ना का नाम आता है, तो री र तो रा गया ना, तो इसलिए ना का नाम बन जाता है, तो रामायण हो गया। तो ठीक है, तो प्रधान संधि का भी उदाहरण है, क्यों यहाँ पर भी बदलाव हुआ था और यहाँ पर भी बदलाव हुआ था, तो ये गौण संधि का भी उदाहरण हो गया। ठीक है, ऐसे समझ गए मेरी बात। अब देखो, अब सार्थक शब्दों में ही संधि होती है, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो देखो रामायण का, देखो राम का अर्थ होता है राम और अयन का अर्थ होता है यात्रा, मतलब राम की यात्रा या राम का गमन, राम की यात्रा क्या कहलाती है, रामायण कहलाती है। राम मतलब राम, अयन मतलब यात्रा, राम की यात्रा क्या कहलाती है, रामायण। ठीक है, तो रामायण का शाब्दिक अर्थ होता है रामायण, मतलब राम की यात्रा। भाई राम की जो यात्रा है उसी पे तो रामायण बनी है, राम के जीवन के बारे में, उनके राम ने कहाँ कहाँ यात्रा की थी, राम के पूरा जीवन मतलब कहते उसी पे तो रामायण बनी है, तो राम की यात्रा हो गई। ठीक है, देखो सार्थक शब्दों में ही संधि होती है, इसका मतलब ये है कि अगर मतलब दो शब्दों में, देखो दो शब्दों में संधि होती है, ठीक है, दो शब्द होती है, तो ये देखो इधर तो एक शब्द इधर हो गया और एक शब्द इधर हो गया, ये दोनों शब्द हो गए ना, तो ये दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सार्थक। कैसे होने चाहिए, सार्थक। ठीक है, अगर जिनमें से एक भी शब्द निर्थक हुआ तो संधि नहीं बनेगी, दोनों शब्दों का कोई ना कोई सार्थ होना चाहिए, मतलब अर्थ होना चाहिए। ठीक है, वही संधि होती है, तो सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। ये लाइन हमें यही कह रही है कि सार्थक शब्दों में संधि होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। अब देखो संधि पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात, देखो सुनो, अरे देखो, जैसे देखो हम क्या करते हैं कि जैसे हम आगे संधि पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, संधि तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो हमको यूँ नहीं पता चलता है कि सर उस पहले शब्द में बड़ी ई की मात्रा आएगी कि छोटी ई की मात्रा आएगी, कि दूसरे शब्द में बड़ी ई की मात्रा आएगी कि छोटी ई की आएगी, कि पहले शब्द में छोटी ऊ की मात्रा आएगी कि बड़ी ऊ की आएगी। तो कुछ मतलब मैं एक वो बताऊंगा, कम से कम 80-90% काम करेगी जी मेरी ट्रिक, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो 80-90% काम करेगी। ठीक है, कैसे, देखो लिंग पढ़ रहे हैं,
क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वो होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुल्लिंग वो होता है एक प्राणी का बोध कराता है। पुल्लिंग वो होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है। कौन सी जाति का? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग शब्द वो होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा, अब यूँ नहीं कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो सभी शब्दों पर लागू हो, पर लेकिन मैं कम से कम 80-90% तो लागू होगी ना कुछ तो हमको सहयोग मिलेगा ना, सही कि नहीं? तो लिंग देखो, स्त्रीलिंग, अब हमेशा स्त्रीलिंग जो शब्द होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? स्त्रीलिंग शब्दों में बड़े ई और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, और पुल्लिंग शब्दों में छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी, लेकिन 80-90% काम करेगी जी। ठीक है, इतना मैं कह रहा हूँ। तो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में बड़ी ई और बड़ी ऊ की, और पुल्लिंग में छोटी ई और छोटे ऊ की। अब तो बता दीजिए कि बड़ी कौन होती हैं? बड़े वैसे पुरुष माने जाते हैं, लेकिन आजकल तो लेडीज़ों का ज़माना चल रहा है, महिलाओं का ज़माना चल रहा है। आजकल चल कौन की रही है? महिलाओं की। तो इसका मतलब महिलाएं बड़ी है ना, तो बस ऐसे याद कर लो तुम। ठीक है, तो बड़ी, तो स्त्रीलिंग मतलब बड़ी ई बड़े ऊ, और पुल्लिंग पुरुष मतलब छोटी छोटो ऊ। ठीक है, जैसे मैंने कहा पृथ्वी। अब मुझे बात बताइए, पृथ्वी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो कि सर जैसे कि कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है? अब मुझे बात बताइए, पृथ्वी घूमती है कि पृथ्वी घूमता है? सर पृथ्वी घूमती है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो उसमें बोलो बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं है? कि सर है, बिल्कुल है ना। देखो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है ना, तो पृथ्वी में क्या बड़ी की मात्रा है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल है। अब देखो नारी, अब मुझे बात बताइए कि नारी होती है कि नारी होता है? कि सर नारी होती है। तो नारी होती है तो देखो नारी में बड़ी की मात्रा है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे वधू, अब मुझे वधू, अब ने बताइए कि वधू होती है कि वधू होता है? कि सर वधू होती है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। बोलो हो गई कि नहीं होगी? मुझे ये बताइए। बिल्कुल हो गई। जैसे मैंने कहा ऊर्जा, ऊर्जा होती है कि ऊर्जा होता है? कि सर ऊर्जा होती है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा बड़े ई की और बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो बड़ी ऊ की मात्रा है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब मुझे बात बताइए, सेना होती है कि सेना होता है? कि सर सेना होती है। तो देखो सेना में, देखो सेना में बड़ी आ की मात्रा आ गई। ठीक है, सेना। देखो अब मुझे बात बताइए, सेना, भूख लगती है कि भूख लगता है? कि सर भूख लगती है, तो भूख लगती है तो भावालू पे कौन सी बड़ी की माँ, बड़े ऊ की कि छोटे ऊ की? बड़े ऊ की। बिल्कुल सर। इच्छा, अब मुझे बात बताइए, इच्छा होती है कि इच्छा होता है? इच्छा होती है कि इच्छा होता है? कि सर इच्छा होती है। अरे यार मेरी इच्छा लग रही, इच्छा लग रहा है कि इच्छा लग रही है? इच्छा लगती है। ठीक है, इच्छा होती है। तो इसमें अब देखो मैंने कैसे कहा कि 80-90% काम करेगी ट्रिक, लेकिन उसमें बड़ी की मात्रा क्यों नहीं आई? ठीक है, तो इच्छा होती है लेकिन फिर भी स्त्रीलिंग है, तो फिर बड़ी की मात्रा क्यों नहीं? नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी इन पर छोटी ई की छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जैसे इच्छा। ठीक है, जैसे पत्नी, अब मुझे बताइए पत्नी होती है कि पत्नी होता है? सर पत्नी होती है, तो स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ी की मात्रा। दुल्हन, एक शब्द जी है दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन होती है क्या होता है? कि सर दुल्हन होती है, स्त्रीलिंग शब्द है दुल्हन, लेकिन फिर भी छोटू की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है। तो ऐसे इच्छा हुआ, दुल्हन हुआ, तो ऐसे शब्द मतलब क्या है ये देखनी पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इच्छा, ठीक है, दुल्हन, दुल्हन होती है लेकिन छोटी ऊ की मात्रा है। ठीक है, अब देखो जैसे पुल्लिंग शब्द, जैसे सूर्य। अब मुझे बात बताइए, सूर्य उगता है कि सूर्य उगती है? कि सर सूर्य उगता है, सूर्य उगता है ना। तो मुझे बात बताइए पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्दों में हमेशा छोटी ई की और छोटू की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन उसमें बड़ू की मात्रा आई गई। तो कुछ ऐसे शब्द हैं वो हमें मतलब ऊपर से याद करने पड़ेंगे। तो सूर्य उगता है, सर सूर्य उगता है, और पुल्लिंग शब्द है तो छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन बड़ू की आ गई। जैसे जल, जल
जल बहता है क्या जल बहती है? बताइए। जल बहता है, ठीक है। तो कैसा जल, तो फिर वैसे ही, इससे जल तो कोई दिखना कोई लिख देगा। लेकिन गुस्सा, अब मुझे एक बात बताइए, गुस्सा आती है कि गुस्सा आता है? गुस्सा होती है कि गुस्सा होता है? बताइए। गुस्सा आती है कि गुस्सा आता है? सर गुस्सा आता है, तो बड़े आ की मात्रा हुई, ठीक है। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, तो छोटू की, तो छोटू की देखो पुल्लिंग शब्द है ना, तो छोटू की मात्रा। सच, सच तो सच कह रहे। दूल्हा, एक दूल्हा शब्द आ गया। अब मुझे बात बताइए, दूल्हा होता है कि दूल्हा होती है? कि सर दूल्हा होता है। दूल्हा होता है तो बड़े छोटू की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन बड़ू की मात्रा गई। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब कहते हैं, तभी तो बता रहा हूँ मैं। दुल्हन छोटी है तो दूल्हा बड़ा है, ठीक है। पति, पति होता है कि पति होती है? सर पति होता है, पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द हमेशा छोटी की और छोटू की मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन बट छोटी की आ गई तो बिल्कुल आगे सही है भाई। छोटी की आनी चाहिए ना, तो छोटी की आएगी नहीं, आ गई तो पति होता है, ठीक है। पत्नी बड़ी होती है और पति छोटा होता है, लेकिन दुल्हन छोटी होती है, दूल्हा बड़ा होता है, ठीक है। देखो, अब देखो, उपसर्गों में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग, कौन से सर्ग? उपसर्ग तो जानते होगे ना। वो अगर किसी शब्द के पहले अगर कोई दूसरा शब्द किसी उपसर्ग से मिल रहा है, जैसे पहला शब्द, ठीक है, और जी दूसरा शब्द, तो हमेशा जो इधर जो पहला शब्द होगा ना, वो उपसर्ग होगा, ठीक है। उपसर्ग होगा तो समझ जाना कि तो छोटी ई की मात्रा आएगी और के फिर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। हमेशा छोटी या छोटी ऊ की मात्रा आएगी उपसर्गों में, जैसे, ठीक है। जी तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाला उदाहरण देखो, जैसे वधु, तो वधु में हमेशा, अब देखो, अब वधु अगर ऐसा आ जाता, वधु न्यो, वधु धन ऊर्जा, तो अगर ऊ के बाद या ऊ के बाद अगर ऊ या ऊ आए तो बड़ा ऊ फिर भी हो रहा था, ऐसे हो तो भी हो रहा था, लेकिन चक्र यही पड़ता है, बस ऐसे पड़ेगा, ठीक है। जब संधि, जब वो दे देगा वो तुम्हें, जैसे उसने दे दिया बधूरजा, तो बधूरजा में पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन ऐसे होंगे कि तुम्हें एक जैसे लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। तो तब मैं ये बता रहा हूँ, मैं पुल्लिंग वाला स्त्रीलिंग वाला मतलब, ठीक है। तो वधु, ठीक है, वधु होती है, वधु होती है ना, तो ऊ की मात्रा, तो ऊ आ गया सर। ऊर्जा, ऊर्जा होती है तो ऊर्जा में बड़ी ऊ की मात्रा आ गई। अगर ऊ के बाद अगर ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाता है, तो इधर क्या बचा सर? वध बचा। क्यों? ऊ तो निकल गया तो वध बचा, वध ही तो बचा क्या सर? बिल्कुल वध बचा। और इधर ऊ, इधर ऊर्जा में तो ऊ निकाल लिए तो रजा बचा, तो रजा इधर आ गया। और ऊ के बाद अगर ऊ आए तो दू, अब वध में अगर ऊ मिलाऊंगा तो वधु, उधर रा रजा, तो वधूरजा, क्या हो जाएगा? वधूरजा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे? वधु ऊर्जा, ठीक है। देखो, अब इधर देखो, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग मैंने कैसे कहा, क्या उपसर्ग में हमेशा छोटी ई की मात्रा आएगी, तो छोटी की मात्रा है क्या? नहीं है। वो परमाण दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें परी भी लिखे देगा, लेकिन जो तो बड़ी जो परी उपसर्ग है ना, तो छोटी की मात्रा आ जाएगी। परिधन मान, परिधन मान, ठीक है। अब ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का उदाहरण? व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। तो परिधन मान, तब क्या हो जाएगा? परमाण, ठीक है। क्या हो जाएगा? परमाण। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। देखो, व्यंजन संधि का उदाहरण कैसा, मी सुनो। ऐसे परिधन मान, अगर ना के बाद कोई भी, इधर कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी, सॉरी, अगर ना के बाद अगर री और र और स, कौन से री, र और सा, अगर ये तीनों में से कोई आ गया ना से पहले, तो ना का अड़ा बन जाता है, तो परिमाण बन गया। ना का अड़ा बना दिया, बा का वैसे की वैसे रहने दिया, परिमाण, ठीक है। ना के बाद अगर री और र और सा आ जाए तो ना का अड़ा बना देना। ऐसे अभी, अभी उपसर्ग है तो छोटी की मतलब अभी धन इष्ट, ठीक है। क्या होगा? अभी धन इष्ट। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले मुझे बताइए। अभी, तो अभी उपसर्ग है तो छोटी की मतलब अभी धन इष्ट, इष्ट, ठीक है। तो इष्ट, इष्ट मतलब होता है इच्छा, तो इच्छा होती है क्या होता है सर? इच्छा होती है, तो दीर्घ मतलब बड़ी की मात्रा आएगी, तो इष्ट।
तो अभिधन ईस्ट। अगर और देखो इस भावालु में ई मिल रहा है तो ई के बाद अगर ई आए तो दीर्घ ई हो जाता है, क्या हो जाता है, दीर्घ। तो अभि, इसमें इसे मिलाएंगे तो अभीष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट। भाई इसमें इसे मिलाओ तो अभी, पीछे क्या बचा, ष्ट, तो अभीष्ट, क्या हो जाएगा, अभीष्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, आगे देखो। अब देखेंगे हम संधियों के सभी शब्द तत्सम होते हैं। मतलब ये बिल्कुल कि जितने भी संधि के जितने भी शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं। ठीक है, क्योंकि तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं सभी। ठीक है, अब देखो जगत धन ईश, जगत धन ईश, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। अगर क च ट त प के सामने अगर कोई स्वर वगैरह या य लब या तीसरा चौथा बढ़ा जाए तो ता का दा हो जाता है, बस उसका ता का दा करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो जग, जग तो वैसे रख दिया, और ता का क्या बना दिया, द, तो द, इसमें क्या ई, तो इसमें ई मिलाओ, उसमें ई मिला दिया, जगदीश, जगदीश। ठीक है, जगत का मतलब होता है जगत का, मतलब संसार का, इस संसार का, और इस का मतलब होता है स्वामी। जो संसार का स्वामी होता है वो जगदीश कहलाता है। ठीक है, मतलब जगदीश किसको कहते हैं, संसार का स्वामी कौन है, कौन है, विष्णु। तो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा कौन, जगदीश। तो देखो जगत कैसा है, एक तत्सम शब्द है। ईश कौन सा है, तत्सम शब्द है। और सर जब जे तत्सम शब्द है, ए भी तत्सम शब्द है, तो इनसे बनने वाला भी तो शब्द तत्सम ही होगा ना। तो जगदीश कैसा शब्द है, तत्सम। कैसा है, तत्सम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और देखो, अब देखो, अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर कोई शब्द के पीछे, कोई भी शब्द के पीछे कम से कम 80-90% काम करेगी जी पर ट्रिक, तो मैं मत समझ बैठना। अगर किसी शब्द के पीछे य प्रत्यय आ रहा है, य, कौन सा प्रत्यय आ रहा है, य, तो समझ जाना उसका पहला वर्ण, उस शब्द का जो पहला वर्ण होगा ना, तो उस पर ऐ की मात्रा होगी, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा, ऐ की मात्रा। मैं बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। अगर किसी शब्द के पीछे अंतिम वर्ण य प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, य प्रत्यय, तो उसका पहला जो वर्ण होगा ना, वो उस पर ऐ की मात्रा होगी। अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण एक प्रत्यय है, एक, तो उस शब्द पर, उस शब्द के पहले वर्ण पर ऐ की मात्रा होगी, ऐ की। मतलब य होए तो ऐ की मात्रा होगी, एक होए तो ऐ की मात्रा होगी। लेकिन 80-90% काम करेगी जी ट्रिक, इतना मैं कह रहा हूँ। और देखो य, अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण में य प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, य, तो उसके शब्द के पहला वर्ण पे औ की मात्रा होगी। किसकी, औ की। ठीक है, औ की। और अगर एक प्रत्यय है तो औ की मात्रा होगी, औ की। अगर यह है तो ऐ, एक है तो ऐ, यह है तो औ, एक है तो औ। समझ रहे मेरे, शब्द के अंत में होता हो, शब्द के अंत में होता हो। लेकिन ये ट्रिक 80-90% काम करेगी। कितनी परसेंट, 80-90%। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण में अगर य प्रत्यय है तो उसका पहला वर्ण, इस पहले वर्ण पर ऐ की मात्रा होगी। अगर एक प्रत्यय है तो ऐ की मात्रा होगी, यह है तो औ की मात्रा होगी, और एक है तो औ की मात्रा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, देखो जैसे, देखो संधि में ऐसे तो फंसा जाता है। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा परम धन औदार्य, एक तो ये दे दिया उसने, मतलब संधि, उसने संधि दे दिया। जैसे जे दे दिया। अब वो पूछेगा कि बताइए कि परमोदार्य में कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उसमें छोटे ओ की मात्रा आएगी, कि बड़े ओ की मात्रा आएगी, कि छोटी ई की मात्रा आएगी, कि बड़ी ई की, मतलब बड़ी ई की मात्रा। बस वहाँ तो कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो, ये मतलब आ के बाद अगर ओ या औ आ जाए, आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ हो जाता है। तब वो तो देखो परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, परम आ के बाद आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ आ जाता है, तो परम औदार्य हो जाएगा। तो ये तो सही है, परम औदार्य ये भी हो गया। और परम धन, पर आ के बाद
ओ और औ आ जाए, देख कौन सी संधि उदाहरण, दीर्घ संधि का उदाहरण, सॉरी हाँ बाकी वृद्धि संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि का। तो आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ हो जाएगा, तो जे भी परम उदाहरण बन गया सर। तो देखो जे भी परम उदाहरण अगर ऐसा बना है तो भी सही है, और ऐसे बना है तो भी सही है, लेकिन गलत उसमें फिर भी ये है कि सर देखो ये तो अगर ऐसा मिला रहे हैं तब भी ये सही है, ऐसा मिला रहे हैं तब भी सही है। क्यों? आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ होगा सर, औ बन गया। आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ होगा, ये भी सही है सर। अब बताइए फिर भी गलत इसमें। अब मैंने कैसे कहा कि अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण में यह प्रत्यय है तो उसका पहले शब्द मतलब जो पहला वर्ण होगा उस पर कौन सी मात्रा होगी? औ की मात्रा होगी। बताइए औ की मात्रा है कि सर नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उस पे है यह, देखो यह प्रत्यय पीछे, यह प्रत्यय, तो यह प्रत्यय के किसी शब्द के अंतिम वर्ण में यह प्रत्यय है तो पहला जो वर्ण होगा उस पर औ की मात्रा होगी, ऐ की मात्रा होगी। ठीक है, औ की मात्रा होगी, तो औ की है तो औ, कौन सी औ की मात्रा होगी? तो औ है, तो बिल्कुल है। तो परम धन औदार क्या बन जाएगा? परम उदार। ऐसा ही तो है संधि में, और क्या है? ठीक है, तो परम उदार। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। जैसे महाधन ऐन्द्रजालिक, देखो आ के बाद ए ऐ आ जाए तो ऐ बनेगा सर, ऐसे भी ऐ बन रहा है। आ के बाद ए ऐ आ जाए तो ऐ बनेगा सर, ये भी सही है। तो सर ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन गलत फिर उसमें एक तो है। देखो गलती कहाँ है इसमें? क्यों? ये भी सही है, महाधन महाधन ये भी सही है, गलती यहाँ पर है। क्यों? मैंने कैसे कहा? अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण में एक, ठीक है, ऐसे प्रत्यय आ जाएं तो उसका पहले वर्ण पे ओ लगेगा, यहाँ तो ओ होगा, सॉरी औ होगा या ऐ होगा, यहाँ पर औ की मात्रा होगी, यहाँ पर औ होगा, औ की मात्रा होगी। अब बताइए इस पे ऐ है? सर बिल्कुल ऐ है। तो महाधर ऐन्द्र जालिक, तो महेंद्र जालिक ये सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जी क्यों है? को एक प्रत्यय, और एक प्रत्यय के अगर एक प्रत्यय है तो हमेशा क्या होगी? ऐ होनी चाहिए। यही तो मैंने बताया था। देखो यार, देखो अगर एक प्रत्यय है तो ऐ की मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन वह तो ए की मात्रा लग रही है, ए की मात्रा लग रही है ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है तो पूरा वो गलत हो जाएगा ना, लेकिन ये तो सही है, ये वाला तो सही है, महेंद्र जालक महेंद्र जालक। एक गलती यहाँ पर है ना, यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यह गलती है ना, मैं इसलिए ही बताया है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। देखो अब पढ़ेंगे हम संधि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संधि के प्रकार। देखो संधि के 3 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक तो है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं सर? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि, अगर स्वर के बाद अगर कोई स्वर आए, अगर स्वर के बाद मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर। क्या होना चाहिए? स्वर। और पहले शब्द का, सॉरी, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर। अगर ये स्वर है और ये भी स्वर है तो फिर वो स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। लेकिन वो कौन सी स्वर संधि का उदाहरण? स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, तो वो तो मैं बताऊंगा आगे चल के, पहले ये भी तो देख लो ना। तो पर लेकिन स्वर संधि में हमेशा देख लेना स्वर होना चाहिए, इधर भी स्वर होना चाहिए और इधर भी स्वर होना चाहिए, तो समझ जाना वो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है सर। व्यंजन संधि, अब देखो ये है व्यंजन संधि। तीनों में, इन तीनों में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। देखो अगर इधर कोई व्यंजन है और इधर कोई स्वर है तो समझ जाना वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर व्यंजन मिल रहा है या तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है, या फिर मतलब दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है, मतलब व्यंजन अगर चाहे तो इधर व्यंजन होए और चाहे इधर व्यंजन होए, किधर भी व्यंजन मिल जाए तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अगर व्यंजन के बाद अगर स्वर आ जाए तो व्यंजन संधि, अगर स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, अगर इधर स्वर है तो इधर तो व्यंजन है ना, इधर व्यंजन है, अगर इधर व्यंजन है तो इधर स्वर है, और इधर स्वर है तो इधर व्यंजन है, तो व्यंजन संधि। अगर इधर स्वर है तो इधर व्यंजन मिल गया तो व्यंजन संधि, और अगर इधर भी व्यंजन होए इधर भी व्यंजन होए तो फिर भी व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि। समझ रहे हो मेरी बात?
अब देखो विसर्ग संधि, इन दोनों में विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि देखो, अगर किसी विसर्ग के बाद अगर इधर स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाए, चाहे तो विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए, तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा। विसर्ग का मतलब होता है ये वाला निशान, अगर ए आ जाए ए इससे प्लस, जो प्लस वाला निशान है ना, उस प्लस के जस्ट इधर अगर ये निशान आ जाए दो, तो फिर इधर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कुछ भी हो, फिर वो विसर्ग संधि का उदाहरण ही माना जाएगा। कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर दोनों तरफ स्वर हैं तो फिर वो व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा, तो फिर वो स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। अगर इधर स्वर तो स्वर संधि। अगर इधर व्यंजन आ गया और इधर स्वर है, चाहे इधर बेशक स्वर है लेकिन इधर तो व्यंजन है ना, इधर बेशक स्वर है तो इधर तो व्यंजन है ना, और इधर भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि उदाहरण हो जाएगा। और अगर इधर से स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, लेकिन इधर अगर विसर्ग मिल गया तो फिर वो विसर्ग संधि का उदाहरण ही माना जाएगा। सीधी बात है, ठीक है। अब देखेंगे हम, देखो संधि के 3 प्रकार हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे हम स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं सर? 5। देखो, एक तो है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। एक है गुड़ संधि, गुड़। एक है वृद्धि, एक है यड़, एक है अयादि, ठीक है। दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के क्या हैं? उपभेद। कौन कौन से? दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादि, ठीक है। दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि की एक ही पहचान, ठीक है। दीर्घ संधि की एक ही पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, ठीक है। तो दीर्घ, देखो दीर्घ संधि, अगर देखो इसकी एक ही पहचान है, आ, ई, ऊ और री। अगर इधर स्वर है और इधर भी स्वर है, तो अगर इन दोनों को मिला करके अगर आ बन रहा है, दीर्घ ई बन रही है, दीर्घ ऊ बन रहा है, दीर्घ री बन रही है, तो फिर वो दीर्घ संधि के उदाहरण ही माने जाएंगे। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, तो फिर वो दीर्घ संधि के उदाहरण माने। आ ई ऊ री, आ ई रू ऊ री, तो फिर वो दीर्घ संधि के उदाहरण माने जाएंगे। और गुड़ संधि क्या है? अगर गुड़ संधि, अगर इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, इन दोनों के मिलाने से अगर क्या बन रहा है? ए ओ अर, ए ओ अर। वो मैं आगे बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा और डिटेल में और बताऊंगा गहराई से, देखो तुम, ठीक है। अगर इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? ए ओ अर, ए ओ अर। अगर ए ओ अर अगर बन रहा है तो फिर समझ जाना वो गुड़ संधि का उदाहरण है, गुड़ संधि का, ठीक है। और वृद्धि संधि वो होती है अगर इन दोनों के मिलने से अगर क्या बन रहा हो? आई और औ। अगर आई और औ बन रहा है तो समझ जाना वो दीर्घ वृद्धि संधि है। वृद्धि क्यों? देखो ए और ओ, अगर इनमें वृद्धि है कई की मात्रा की, तो फिर क्या बन जाएगी? आई और औ। भाई इसमें इसी का वो है, इसमें देखो इसमें कोई वृद्धि नहीं आ रही है। ये अगर उसमें ए में अगर वृद्धि कर दे में तो आई बन जाएगा, और ओ में वृद्धि कर दे में तो औ बन जाएगा। तो आई और औ वृद्धि संधि हो जाएगा। यड़, देखो यड़ संधि क्या होती है? यड़ संधि वो होती है कि अगर इधर इनके दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से अगर क्या बन रहा हो? य व और र, अलंत य व और र, यवर। अरे तू मेरा लवर नहीं, यवर है, यवर, ठीक है। यवर, लवर नहीं यवर है। याद कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। य, तो फिर वो यड़ संधि का, देखो यड़ में या आ रहा है, या ले लूँ तो य व र, भाई या ले लूँ ना, य तो य अलंत, य व और र। मैं बताऊंगा जी अलंत क्यों आया था, इसमें अलंत इसमें आया नहीं तो फिर इसमें अलंत क्यों आया था, मैं बताऊंगा वो तो, ठीक है। तो य व और र,
ठीक है। और अयादी संधि वो होती है अगर इन दोनों के मिलने से अय बनता है, आय बनता है, अब बनता है, आव बनता है। क्या बनता है? अय, आय, अब और आव बनता है तो समझाना वो अयादी संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? अयादी संधि का। देखो, अब देखो याद कैसे करेंगे उसको। य तो य तो आ गया तो य वर वो अय, उसमें अया रहेगा, अयादी में अया रहा ना, तो अयते अय, फिर आय, फिर अब और आव, अय आय अब आव। ठीक है। तो अगर ये मिल जाए, देखो इसमें अय ना, अय अयादी में अय निकाल लूँ, दोनों के आगे निकाल लूँ, दोनों के आगे निकाल रहे तो अय निकाल दो, तो अय, आय, अब और आव। ये कैसे बनाएंगे वो तो मैं सभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, अब देखो चलो डिटेल में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि, देखो मैंने कैसे कहा, दीर्घ संधि में हमेशा कौन कौन सी बनेगी? यहाँ तो आ बनेगा, यहाँ दीर्घ ई बनेगी, यहाँ दीर्घ उ बनेगा, यहाँ दीर्घ वी बनेगी, ये तो बताया। लेकिन ये बनेंगी कैसे ये बताइए बस। देखो, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और पहले शब्द का, सॉरी दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर अ आ जाए या आ जाए, या अ आ जाए या आ जाए, और इधर भी क्या आ जाए, अ आ जाए या आ जाए। भाई देखो, स्वर संधि का इतना तो पता है कि स्वर होने चाहिए दोनों साइड, तो सब स्वर ही है, जे भी स्वर है, जे भी स्वर है। अगर अ के बाद आ के बाद आ जाए तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आ। तो मैंने यही तो बताया था, क्या बनाएंगे? आ। क्या बनाएंगे? आ। यही तो बनाएंगे आ। कैसे बनाएंगे? देखो, प्रथम शब्द का इधर इधर अगर अ और आ है, ठीक है, और इधर अ और आ है, तो दोनों मिलकर के आ बनाएंगे। सर कैसे? देखो, जैसे जय हे म धन आलय, हिम धन आलय, ठीक है। तो उस माँ मच्छी में से आ निकालो, कि सर आ निकाल लिया, और इस आलय में से आ निकालो। क्यों? मैंने यही तो कहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ या आ जाए तो उसमें क्या निकाल, इसमें क्या है? अ है, और इधर आ जाए अ या आ जाए तो सर आ गया, इधर भी आ गया, तो इसमें से अ निकालो और इसमें से आ निकालो। सर निकाल लिया। अब मैंने कैसे कहा कि अ के बाद आ जाए, ठीक है, अ के बाद आ जाए तो आ बनेगा, अ के बाद आ जाए तो आ बनेगा, आ के बाद आ जाए तो आ बनेगा, आ के बाद आ जाए तो आ बनेगा। तो ये तो कहा अ के बाद आ जाए, देखो अ के बाद आ जाए, तो अ के बाद अगर आ जाए तो क्या बनेगा? इधर क्या बच्चा? लय, लय बच्चा। इधर क्या बच्चा? हिम। अगर हिम को मैं आ में जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा? हिमा। और इधर क्या बच्चा? लय, तो हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, ठीक है, बर्फ का घर। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? और देखो, दीर्घ ई कैसे बनेगा? देखो दीर्घ ई कैसे बनेगा? अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ई और ई के सामने ई और ई आ जाए तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे, तभी तो दीर्घ संधि होगा। चाहे छोटी ई के सामने छोटी ई आ जाए, चाहे छोटी ई के सामने बड़ी ई आ जाए, या बड़ी ई के सामने छोटी ई आ जाए, या बड़ी ई के सामने बड़ी ई आ जाए, पर बनाएंगे जो क्या? दीर्घ ई। ठीक है। जैसे मैंने कहा नारी धन ईश, ठीक है, नारी का मतलब होता है नारी, ठीक है, ईश मतलब स्वामी। नारी का स्वामी कौन होता है? पति तो होता है, ठीक है, पत्नी। नारी पत्नी को बोलते हैं, नारी मतलब महिला को। तो महिला का स्वामी कौन होता है? पति तो होता है उसका स्वामी। तो देखो, तो नारी में उस रारसी में पीछे का बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो दीर्घ, जिसमें से ई निकालो भाई, नारी में से ई निकालो तो दीर्घ ई निकलेगा सर, आएगा या दीर्घ ई। भाई बड़ी ई की मात्रा लगी रही है तो बड़ी की निकाल लो, क्या दिक्कत है? इधर ईस में से ई निकालो, सब निकाल लिया। और ई के बाद ई आ जाए, मैंने क्या कहा? ई के बाद अगर ई आ जाए तो दीर्घ ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। इधर क्या बचा? नार। इधर क्या बचा? नार। ये हलंत लग रहा है उस पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जो मात्रा थी वो निकल चुकी, तो इधर नार बचा, इधर क्या बचा? स। सा क्या बचा? कर ई मैंने से निकाल लिया और इसमें से ई निकाल लिया।
इधर नार बचा, इधर स बचा, फिर दोनों मिलकर के क्या बनेगा सर, दीर्घ ई बना, दीर्घ। अब मिलाओ नार और नार में अगर ई जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, नारी, और इधर क्या बचा स, तो क्या बन जाएगा, नारीस, नारीस, नारीस। मतलब पत्नी का स्वामी या महिला का स्वामी कौन होता है, पति, नारीस। जैसे अब ऊ के देखो, ऊ, ठीक है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ऊ या ऊ के साथ बाद ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बना देंगे, दीर्घ ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ। क्या, दीर्घ ऊ। समझ रहे हो मेरी बात। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो ऊ है, छोटा ऊ, चाहे बड़ा ऊ आ जाए, चाहे इसके सामने पर दूसरे शब्द के सामने पहला वर्ण चाहे छोटू ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे। ऊ के छोटे ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाए, छोटे ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाए, बड़े ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाए, बड़े ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाए, लेकिन बनाएंगे काजे, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ बनाएंगे। तभी तो दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव। समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो वधूधन उत्सव, तो वधु में अब तो देखो अंतिम शब्द, ये प्रथम शब्द हो गया, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, उसमें ऊ है, दीर्घ ऊ इसमें लग रहा है ना, तो ऊ है, तो इसमें से ऊ निकाल लो सर, ऊ निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ निकाल लिया सर, निकाल लिया। अगर बड़े ऊ के सामने अगर छोटा ऊ आ जाए, देखो जरा, बड़े ऊ के सामने अगर छोटा ऊ आ जाए तो क्या बनेंगे, दीर्घ ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा सर, बड़ा ऊ बन गया। और उसमें से ऊ निकाल लिया तो इधर क्या बचा, वध। क्या बचा, वध, वधी तो बचा। और इधर क्या बचा, तस्व, तस्व, भाई ये तो बचा पीछे का तस्व, तो ये तो मैंने निकाल ही लिया। तो ऊ के साथ ऊ आ जाए तो दीर्घ हो जाए, तो वधूत्सव, वधूत्सव, तो क्या हो जाएगा, वधूत्सव, वधूत्सव हो जाएगा, ठीक है, वधूत्सव क्या हो जाएगा, वधूत्सव। समझ में आ रही है कि ना आ रही है, पहले मुझे बताइए। देखो अब देखो री के, मैंने क्या कहा, देखो ए है क्या नहीं, दीर्घ ई दीर्घ ऊ बनेंगे, तो दीर्घ ई दीर्घ ऊ बनेंगे, बता चुका हूँ मैं। अब मैंने कहा री, देखो अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर री है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या आ जाए, री, ठीक है, इधर भी री और इधर भी री, अगर दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ री बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, दीर्घ री। जैसे पितृ, पितृ, तो ये कई की मात्रा है, री की मात्रा है, री की मात्रा, और इधर री है ही, तो उसमें से री निकालो सर, निकाल लिया, उसमें से भी री निकालो सर, निकाल लिया। इधर क्या बचा, पित, इधर क्या बचा, ण, ठीक है, तो इधर पित बचा, इधर ण बचा, तो री और री मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ री। तो देखो पित और तो में अगर दीर्घ री की मात्रा लगाएंगे तो इधर देखो डबल री लग जाएगी, नहीं डबल री, तो पित्र, इधर अड़ा बचा रहना, तो पितृण, पितृण। बात समझ में आई कि नहीं आई। दीर्घ संधि के बारे में कुछ बता चुका हूँ मैं, उदाहरण बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, लेकिन अभी समझो, ठीक है सर। देखो अब देखेंगे गुण संधि के। देखो गुण संधि ये कहती है कि प्रथम शब्द का पहला अंतिम वर्ण अ आ जाए या आ जाए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई आ जाए या ई आ जाए। देखो छोटा आ के सामने छोटे आ के सामने छोटी ई आ जाए, या छोटे आ के सामने बड़ी ई आ जाए, बड़े आ के सामने छोटी ई आ जाए, या बड़े आ के सामने बड़ी ई आ जाए, लेकिन बनाएंगे दोनों का ए। क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए। अगर आ के सामने अगर मैं आ रख दूं तो सर वो तो मैंने पढ़ चुका हूँ मैं तो। अब आ की मैं किससे वो करा रहा हूँ, मैं इससे, इससे करा हूँ, छोटी और बड़ी ई से, ठीक है। देखो जैसे नर, नर, धन ईस, उसमें आ निकालो सर, निकाल लिया, ठीक है सर। और देखो इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है सर, तो अ होना चाहिए बिल्कुल। दूसरे शब्द का पहला वर्ण इसमें से इनमें से कोई होना चाहिए सर, कौन सा, ई, तो बिल्कुल है ई। और अ के बाद अगर ई आ जाए तो क्या बना देंगे, ए। क्या बना देंगे, ए, ठीक है।
तो इधर क्या बचा नर, सर नर बचा। इधर क्या बचा सर स क्यों बचा, क्योंकि ई तो मैंने निकाल ही लिया। ठीक है, अ के बाद अगर ई आ जाए तो ए बन गया। तो इधर देखो नर, इसमें ए जोड़ेगी तो नरेश, तो क्या बन जाएगा नरेश। नरेश क्या बन जाएगा नरेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मुझे, बताइए क्या बन जाएगा नरेश। और देखो ठीक है भाई, जो स्वर है ना स्वर, ये सभी एक दूसरे से मिलवाने हैं। जो खुद से वो मिलेंगे एक दूसरे से मिलवाने हैं, सभी एक दूसरे से मिलवाने हैं। तो देखो आज ये खुद से तो मिल गए, अब लेकिन अब मिलवाने ईते ऊते, ठीक है, और रीते, ठीक है। फिर बिंत मिलवाने हैं, वो वृद्धि संधि मिलेंगे, ठीक है। और जिन्हें देखो आ के बाद अगर उ आ जाए, आ के बाद अगर उ आ जाए तो क्या बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। मतलब छोटे आ के सामने अगर छोटा ऊ आ जाए, छोटे आ के सामने बड़ा ऊ आ जाए, बड़े आ के सामने छोटा ऊ आ जाए, तो क्या बना देंगे ओ, क्या बन जाएंगे ओ, ठीक है। देखो जैसे महाधन उत्सव, इसमें से आ निकालो सर निकाल लिया, इसमें से ऊ निकालो सर निकाल लिया। क्यों, अगर आ के बाद अगर ऊ आ जाए, देखो आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए तो छोटा ऊ आ गया, तो क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। ठीक, इधर क्या बचा मह, क्या बचा मह, इधर क्या बचा सो, भाई ऊ तो निकाल लिया। तो म हो भाई, ओ किसमें मिला, तो म हो तो सब महोत्सव, क्या हो जाएगा महोत्सव। महान है जो उत्सव महोत्सव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए मुझे। तो क्या हो जाएगा महोत्सव। तो ये तो पढ़ रहे हम कौन सी संधि में, गौड़ संधि में, ठीक है, गौड़ संधि में। अब देखो और ये क्या है, अगर आ के सामने अगर री आ जाए, मतलब छोटे आ के सामने अगर री आ जाए, बड़े आ के सामने अगर री आ जाए तो अर बन जाएगा। देखो अर वैसे देखो तो अर तो बनना है जी, अर तो अर बन जाएगा। ठीक है, जैसे सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, तो उसमें आ मिल रहा है, आ निकालो सर, आ निकाल लिया। क्यों आ तो भाई उसमें उसमें पहले दूसरे शब्द पहले री है सर से। और अर आ के सामने अगर री आ जाए तो अर बन जाएगा। इधर क्या बचा सप्त, देख अलंत वाला। इधर क्या बचा सी, तो सप्त, तो आ इसमें मिला लेंगे तो सप्त हो जाएगा, और आरा से उसमें चढ़ा जाएंगे तो देखो सप्तरसी, सप्तरसी ऐसे भी सही है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अगर आदि रारसी है बीच में तो पीछे वाले वर्ड के ऊपर चढ़ा दो तो सप्तर्षि। ये भी सही है, भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सही है सप्तर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा सप्तर्षि। बस समझ में आई कि नहीं आई। अब देखेंगे वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि ये कह रही है कि अगर छोटे आ के सामने छोटी ए आ जाए, यहाँ छोटे आ के सामने अगर बड़ी ए आ जाए, मतलब आई आ जाए, मतलब आ के सामने ए आई आ जाए, तो फिर वो वृद्धि हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी वृद्धि। भाई गुण संधि में तो वृद्धि नहीं थी, ए और अर था, इसमें आई और औ बन जाएंगे बस वृद्धि संधि में। ठीक है, आ के सामने अगर ए आई आ जाए तो आई बन जाएगा। देखो एक धन एक, तो एक में अंतिम वर्ड क्या उसमें क्या ए, तो ये तो क्या है आ के सामने ए आ रहा है तो ए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा आई। तो ए, इधर क्या बचा एक, इधर क्या बचा क, तो ए इसमें आई की मात्रा चढ़ाई दो तो ए कई को, तो ए कई का क्या हो जाएगा ए कई का। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो जाएगा ए कई का, क्या हो जाएगा ए कई का। ठीक है, आ के सामने ओ औ आ जाए तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा औ। छोटे आ के सामने छोटा ओ आ जाए, छोटे आ के सामने बड़ा ओ आ जाए, बड़े आ के सामने छोटा ओ आ जाए या औ आ जाए तो औ हो जाएगा। जैसे महाधन औषधि, औषधि, ठीक है, औषधि, औषधि ऐसे लिखा था देखो, बड़े ओ की मात्रा ये, ठीक है, औषधि। तो मैंने कैसे कहा, इसमें से निकालो का आ, इसमें से निकालो औ, और इसमें से आ निकाल लिया और औ निकाल लिया, और आ के बाद अगर औ आ जाए तो औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा औ। तो इधर क्या बचा मह, इधर क्या बचा सदी, तो महूसदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा महूसदी। बात समझ में आई क्या नहीं आई, महूसदी। ठीक है सर, आगे देखो, सॉरी इधर देखो यण। अब देखो यण संधि, मैंने छोटो वा और बड़ो वा, देखो मैंने खुद से मिला वाले मिल गए कि नहीं मिल गए, खुद से मिल गए। छोटी ई और बड़ी ई से मिल गए, कौन सी संधि में गुण संधि में। और छोटवा बड़वा,
छोटे ऊ और बड़े ऊ से मिल रहे कौन सी संधि में, गुण संधि में। और री से मिल गए कौन सी संधि में, गुण संधि में। और ए और ऐ से भी मिल रहे वृद्धि संधि में। ओ और औ से भी मिल रहे गुण संधि में। अब सबसे मिल रहे और नंबर आएगा किसका, ई और बड़ी ई का। भाई एक हाँ मिलेगा सबसे, ये तो खुद से मिले ना बस से। तो ई और ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो या दीर्घ ई हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, और इधर इन छोड़ के मतलब असमान स्वर आ जाए इधर इन छोड़ के, क्यों ये तो खुद तो मिल ही रहे कौन सी संधि में, दीर्घ संधि में। अगर कोई असमान स्वर आ जाए इधर तो इन्हीं का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह। सर यह क्यों होगा ये बताइए हमें। सर उसको इसको यह क्यों, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, नहीं सर। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो उसमें तो आ छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। तो आ के बाद अगर फिर दोबारा मिल लेगा जी, तो फिर तो जी दोबारा फिर मिल लेगा, उसकी फिर दोबारा नंबर आ जाएगा। ये नहीं मिलाना है, ठीक है, फिर तो उसका दोबारा नंबर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, तो ई के बाद अगर असमान स्वर आ जाए तो यह हो जाएगा। देखो जैसे वी धन अंजन, वी धन अंजन। देखो वी में कौन सा स्वर छुपा हुआ है सर, छोटी ई, छोटी ई निकालो इधर अब कोई असमान स्वर तो क्या गया, अंजन, ठीक है, अंजन तो आ निकालो, निकल गया सर। और मैंने क्या कहा, अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इन्हीं का बदलाव होगा सिर्फ इनमें, इनमें कोई बदलाव, इधर तो बस सीधा का सीधा रखना है हमें, ठीक है, सीधा का सीधा रखना है। तो देखो वी, इसमें इनका ई के बाद अगर आए तो इसमें यह हो जाएगा, यह हो गया। तो देखो इधर क्या बचा, व्यय, व्यय क्यों बचा भाई, ई मैंने निकाल दी तो व्यय बचा, और इसका यह, तो इसमें मिलाऊंगा तो आधा मिल जाएगा। और अंजन को इसमें मिला लूंगा तो अंजन, तो व्यंजन। भाई इसको मैं इसमें भी तो मिलाऊंगा, इसमें मिल जाएगा ना इसमें। भाई कोई भी स्वर होता है उसके पीछे तो सामने वाले के स्वर, मतलब जैसे इधर कोई स्वर है और सामने इधर कोई व्यंजन है तो उसमें मिल जाता है, वो इधर मिल जाता है करके, ठीक है। तो व्यंजन क्या हो जाएगा, व्यंजन। ये व्यय क्यों हो गया, क्यों आधा तो है, उसको मैंने उसमें मिला दिया और उसको मैंने इसमें मिला दिया तो व्यंजन हो गया। तो ये कौन सी यण संधि का उदाहरण होगा, य वर, ठीक है। और यण संधि में हमेशा देख लेना, य मतलब य और व, य व र, तो ये तो पूरे होंगे ये तो, लेकिन य व और र ये तो पूरे होंगे, लेकिन इनके सामने जो भी वर्ड मिलेगा ना वो आधा मिलेगा। तो समझ जाना वो यण संधि का उदाहरण है। अगर य व और र, अगर इनके सामने जो भी वर्ड होगा वो आधा होगा तो यण संधि का उदाहरण माना जाता है। सर ये पूरे कैसे जाते हैं, क्योंकि इनमें पीछे का कोई स्वर होता है वो आकर के मिल जाता है। जैसे जी मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, जी मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये मिल जाता है लेकिन ये अकेला रह जाता है बेचारा, तो इसको फिर या इसमें जोड़ना पड़ता है, जैसे जी जोड़ दिया, ठीक है, यण संधि। देखो अब बारी है छोटे ऊ बड़े ऊ की। देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मैंने आपस में तो मिल लिए, अब मिलेंगे कोई भी स्वर आ जाए तो छोटे और बड़े ऊ के सामने कोई भी स्वर आ जाए, असमान स्वर आना चाहिए, असमान, असमान स्वर आ जाए तो इनका क्या हो जाएगा सर, वह हो जाएगा, वह हलंत वाला वह हो जाएगा। अगर मैं हलंत ना लगाऊं तो सर उसमें तो आ छुपा है, पर आ तो फिर दोबारा वो कर लेगा संधि, दोबारा संधि नहीं करानी है क्योंकि वो सबसे मिल चुका है, ठीक है। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो वह हो जाएगा हलंत वह। जैसे वधू धन आगमन, वधू धन आगमन, ठीक है। तो देखो वधू में कौन सा स्वर छुपा हुआ है सर, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ छुपा हुआ है तो निकालो सर, निकाल लिया। इधर क्या निकाल लिया, आगमन, तो आ निकाल लिया। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, अगर ऊ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो इसी का बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस ये स्वर है ना वो आगे वाले व्यंजन में मिल जाएगा, बस य व र में मिल जाएगा, फिर पीछे वैसे जैसे निकलना है। तो वह बन गया, तो इधर क्या बचा, वध, तो वधी तो बचा। अब वध आधा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो देखो आधा है क्या नहीं, तो वधु वा, और आस में मिल जाएगा तो वधु वा, तो वधु वा गमन, वधुआ गमन, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, आगमन तो आगमन ही हो जाएगा, सीधा का सीधा, आगमन तो आगमन, आगमन तो आगमन, तो वधवागमन। क्यों आ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वावन वाला में मिल चुका है, लेकिन य व र इनके सामने वाला जो बड़ होगा वो आधा होगा। देखो आधा है कि नहीं है,
है क्या नहीं है? बिल्कुल है। तो वधवागमन। और सर उसको टोरेंगे कैसे हैं? यूँ देखो, वधवा कहाँ पे है? यहाँ पे है वधवा, ये ना। तो देखो वधु, और मैंने कैसे कहा कि अगर ऊ या ऊ के सामने अगर कोई एस वन स्वर आ जाए तो वह बनेगा, तो एस टू दो वधु धन आगमन, तो वधवागमन। ठीक है। देखो अगर री के सामने कोई असमान स्वर आ जाए, और री तो मैंने मिला लिया, लेकिन री के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो री का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। क्यों? अगर मैं उसको रा को पूरा करूँ तो फिर तो आ द्वारा मिल जाएगा, नहीं द्वारा नहीं मिलाना है तो र बन जाएगा। जैसे पितृधन आगमन, तो ये क्या है? री। और री के सामने कोई असमान स्वर का कौन सा आ गया? आ। तो री के सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो री का र बन जाता है, अधर बन जाता है। क्या बन जाता है? र बन गया सर। बिल्कुल बन गया। ठीक है। इधर क्या बचा? पित। इधर क्या बचा? आगमन। तो पित। ठीक है। पि भाई पित, पित। समझ रहे हो मेरी बात? देखो ये तुम्हारा हलंत लगेगा उस पर। ठीक है। पित हलंत। ठीक है भाई। पित, पित आ गया। अब देखो पित, और देखो ये रा है तो इसमें से जो आए ना जी इसमें मिल जाएगा, तो पितरा, पीछे का गमन, तो पितरा गमन, पितरा गमन। लेकिन एक संयुक्त संधि का उदाहरण पड़ा हुआ, अगर त के बाद अगर रा आ जाए तो त्र बन जाता है, त्र बन जाता है। अगर ये आधा ता है, ये पूरा रा है, आधे ता के सामने आधे ता के बाद अगर कोई रा आ जाए तो त्र बन जाता, त्र बन गया पित्रागमन। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा वो देते हैं, तो पित्रागमन क्या हो जाएगा? पित्रागमन। समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारी ईयड़ संधि के उदाहरण पूरे हो गए। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्या? आज़ादी संधि। आज़ादी संधि में देखो मैंने छोटो वा बड़ो वा खुद से भी मिल लिए दीर्घ संधि में, औरों से भी मिला दिए सभी में। छोटी ई सब से मिल रहे, बड़ी ई सब से मिल रही, छोटे ऊ बड़ा ऊ सब से मिल रहे, री भी सब से मिल रही, खुद से मिली, सब से मिल रही, लेकिन ए किसी से नहीं मिल। ए छोटे आप इससे मिली है, मिली है भाई। छोटी ए किसी से मिली है? पहले किसी से नहीं मिली है। ठीक है। आ के बाद री ई आया था, ए और ई ओ औ आया था, लेकिन इधर हमने ए आई ओ औ किसी से नहीं मिलाया है, तो बे मिलाने हैं। देखो कैसे? देखो छोटवा बड़वा छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये मैंने सबसे मिला लिया। और नंबर आता है छोटी आई छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ों का, वो आज़ादी संधि में आता है। देखो ए आई ओ औ, इनको चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। नो नहीं ऐसे हमने देखा, ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे नहीं, ये अलग अलग होंगे। देखो आज़ादी संधि में अगर ए के सामने कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए ए के सामने, ए के सामने, चाहे ए के सामने ए ही क्यों नहीं आ जाए, तो बदलाव इसमें कहीं नहीं होगा, बदलाव होगा सिर्फ इसमें। तो ए के सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय। ए का अय बन जाएगा। ठीक है सर। उसमें हलंत क्यों लगाया? अगर हलंत ना लगाऊं मैं तो उसमें आ छुपा हुआ है, तो आ तब फिर दोबारा संधि कर लेगा, दोबारा संधि नहीं करानी हमें। तो ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो आय बन जाएगा, और आई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो आय बन जाएगा, और ओ के सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो औ बन जाएगा, और औ के सामने कोई असमान स्वर आए तो आओ बन जाएगा। वो बताऊंगा आगे। देखो जैसे जे दन अ, अब देखो जा जलेबी में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? सर ए छुपा हुआ है, ए तो है ए, और ए के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो कौन सा स्वर आ गया? अ। तो इस ए का क्या, ए निकालो पहले, उसमें से जा में से सन ए निकाल लिया। अब ए के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो इस सी का क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होता जी, तो सीधी की सीधी ऐसे ही रखा। ये जा क्यों बचा सर? आधा जा क्यों बचा? क्योंकि ए तो मैं निकाली इधर जा, इधर ए का अय बन गया। तो देखो इसको, देखो आ को इसमें मिला लेंगे तो ज हो जाएगा। ठीक है। और इस आ को इसमें मिला लेंगे तो जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जय। क्या हो जाएगा? जय। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले मुझे ये बताइए, क्या हो जाएगा? जय। ठीक है भाई। इसमें से मैंने ए निकाला, सर निकाल लिया।
ठीक है। और ए के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी समान स्वर आ जाए, कैसा भी स्वर आ जाए, तो ए का आय बन जाएगा। देखो यण संधि में और अयादि संधि में इधर कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो सीधे के सीधे रखने हैं, बदलाव होगा सिर्फ यहाँ पर, यहाँ पर। तो आया तो जया, ठीक है। देखो अब देखो ऐ वाला, अगर ऐ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ऐ का बनेगा आय, इसमें क्या लग जाएगा हलंत, क्या लग जाएगा हलंत। तो ऐ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ऐ का आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा आय। देखो जैसे मैंने कहा विदई दन अख, विदई, विदई दन अक, अख। तो देखो विदई दन अख, ठीक है। अब देखो, अब उसमें से क्या निकालो, ऐ निकालो। सर ऐ तो है जी, ऐ की मात्रा तो ऐ निकाल दिया, इधर बच्चा विद, विद बचा, ठीक है सर। और ऐ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए, कोई भी समान आ जाए, कैसा भी स्वर आ जाए, तो ऐ का आय बन जाएगा सर, आय बन गया। अब इसको वैसा ही क्या वैसा रखो, अख, अक रखो, अक। भाई अक क्यों रखना पड़ेगा, क्यों यहाँ तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, बस ये तो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि ऐ के सामने कोई स्वर है कि नहीं है, तो स्वर है तो बिल्कुल है सर, तो आय बन जाएगा। तो अब मिला वेद, अब आ को इसमें मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा विधाय, और इसमें मिला दिया तो विधायक, विधायक। तो विधई धन अक, विधई धन अक। अब देखो अगर यायति के सामने और वावन वाला के सामने, यायति के सामने अगर कोई आधा वर्ण हो, अगर यायति और वावन वाला में कोई आधा वर्ण मिल जाए तो यड़ संधि का उदाहरण है। और अगर यायति और वावन वाला में अगर कोई आधा स्वर ना मिले और उसके सामने पूरा वर्ण मिल रहा है, अगर आ का मिल, अगर बड़ा आ की मात्रा, अगर कोई मात्रा मिल रही है ऐसे आ की मात्रा, तो ऐ का उदाहरण है, तो विधई धन अक बन जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ मात्रा नहीं है तो फिर एक ही मात्रा है, ठीक है। जैसे देख लेना, ऐसे ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ओ का क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब, ठीक है। ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो अब बन जाएगा। जैसे पो में ओ की मात्रा निकालो सर, ओ निकाल लिया, तो ओ के सामने अ है कि नहीं है, इधर कोई बदलाव नहीं, तो अन आ गया। इधर क्या बचा प, भाई प क्यों बचा, कि ओ निकाल लिया मैंने प, तो इधर देखो प व, इसमें मिला प व न, पवन, पवन। आ इसमें मिल गया तो प, और आ इसमें मिलता व न, पवन। तो वावन वाला क्या है, कोई बताओ पूरा वर्ड है कि नहीं है सर, बिल्कुल। और कैसे टोरेंगे सर, जब पऊ करेंगे कि पो करेंगे, क्यों इसके आप बताओ, या आपको कोई डंडा लगे, अगर डंडा लगा रहता पावन तो औ करते तो पऊ हो जाता, लेकिन डंडा नहीं तो पवन हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा, ठीक है। ओ धन औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ओ के बाद औ के बाद सॉरी औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो औ का आव बन जाएगा, क्या बन जाएगा आव, क्या बन जाएगा आव। देखो औ के सामने कोई भी स्वर आ जाए, जैसे पऊ, तो पऊ धन अन, क्या हो जाएगा पऊ धन अन, उसमें से औ निकालो सर, औ निकाल लिया। और औ के सामने देखो कोई स्वर है कि सर, बिल्कुल है, तो पऊ का आव बन जाएगा, पो का औ बना था, पऊ का आव बन जाएगा सर, मिल गया। इधर बच्चा प, इधर प बच्चा, इधर तो पूरा का पूरा रख दो प, तो इधर पा में आ जोड़ोगे तो पा, इधर आ जोड़े प, पा प, इधर ना पा वन। और यहाँ से देखो तो वावन वाला के अगर डंडा लगे रहो तो पऊ कर देंगे, पऊ धन वन पावन, ठीक है। ये तुम्हारी, ठीक है। और ये है तुम्हारी दीर्घ संधि एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण वगैरह बहुत उदाहरण बताएंगे तुम्हें मैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, कौन सी क्लास में, अगली क्लास में, ठीक है। तो देखो अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। वैसे देखो हमने आज संधि के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, संधि के बारे में। तो देखो संधि के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के भी उपभेद पढ़े थे, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। उसको हमने सिर्फ समझा था। उसके अगली क्लास में हम उदाहरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उदाहरण, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है, बाय।